नमस्कार, आपका स्वागत है। BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच 5 का पंच लेकर, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें अब आएंगी आपके स्क्रीन पर। और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश के मिशन निवेश से। आज का दिन अगर निवेश और सौगातों से भरा रहा मध्य प्रदेश के लिए तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शहडोल में मौजूद थे और 32,000 करोड़ के निवेश से ज्यादा का प्रस्ताव आज आया है। जी हां, 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में आयोजित हुई और ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इसलिए आयोजित हो रही है ताकि GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक बेहतर आयोजन हो, जिसमें देश प्रदेश और विदेश से उद्योगपति जुड़ेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश सरकार का ये अनूठा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश सरकार अपने तमाम जिलों से उद्यमियों को आगे लाना चाहती है ताकि वो देश, प्रदेश और विदेश स्तर पर भी अपने प्रोडक्ट्स की न केवल जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें, इसके साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल भी बना सकें। और अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं के मध्य प्रदेश दौरे से जुड़ी हुई इस खबर से। तो खबर यह है साहब कि मध्य प्रदेश आ रहे हैं बीजेपी के 2 बड़े नेता। इसमें शामिल हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है और वर्तमान सियासी जो राजनीति है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है ये भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। बहरहाल JP नड्डा भी मध्य प्रदेश आएंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा भोपाल और जबलपुर में। अभी तक की ये प्रथम दृष्टया जानकारी आई है, हालांकि अभी ऑफिशियल जानकारी आना बाकी है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने आज जागरूकता दिखाते हुए सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 36वां सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके साथ ही साथ बाकायदा उन्होंने पहले हेलमेट लगाई और इसके साथ ही साथ यहां से एक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अब समझ लीजिए, मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर जो बवाल चालू हुआ था वो फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लखमा की गिरफ्तारी भूपेश बघेल सरकार को कटघरे में खड़ा करती है और अगर भूपेश बघेल सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा करेगी तो जाहिर सी बात है तत्कालीन मुख्यमंत्री भी निशाने पर आएंगे और इस तरह की बयानबाजी हम देख भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है साहब कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी का हम विरोध करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजापुर की घटना के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सली थर्रा गए और यही वजह है कि नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं या फिर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। लेकिन इन तीनों ही हम अलग अलग घटनाओं से देख रहे हैं कि नक्सल अब दम तोड़ रहा है और जो सपना प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने देखा है 2026 मार्च में नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से मूल समेत नष्ट कर देने का, वो अपने मार्ग की ओर धीरे 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 अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। तो यह है शाम 5 बजे की 5 बड़ी तस्वीरें, 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए सौगातों वाला दिन रहा, निवेश वाला दिन रहा। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शहडोल में मौजूद थे और मौका था 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का। आज मध्य प्रदेश को कई हजार करोड़ का निवेश मिला है और इसके साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल संभाग के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें शहडोल, अनूपपुर और अन्य जिलों के लिए कई विकास कार्यों का उन्होंने यहां से भूमि पूजन, लोकार्पण भी किया और उसके साथ ही साथ कई बड़े ऐलान भी किए हैं, जिसका जनता को भी काफी समय से इंतजार था। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को प्रमुखता के साथ कहा है कि हम शहडोल को अब विकास के पटल पर अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करेंगे। इसके साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1-to-1 चर्चा भी की तमाम उद्योगपतियों से। तमाम जिलों के अलग अलग उद्यमी, निवेशक इस कॉन्क्लेव से ऑनलाइन जुड़े
और उन्होंने चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यों की प्रशंसा भी की और यह भी कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना दिल बड़ा किया है निवेशकों के लिए, जिस वजह से अब किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और सीधे भोपाल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रंजन, आज का दिन अगर हम कहें बातों वाला निवेश वाला गुरुवार तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो 32,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का है साहब, जिसमें अलग अलग सेक्टर में निवेश है। इसमें खनिज भी है, इसके साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी भी है। और आज एक बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से भी कही कि यह बड़े खुशी की बात है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जिस तरह से निर्माण हो रहा है और इसमें लगातार निवेशक जुड़ते जा रहे हैं, यह बड़ा अच्छा संकेत है प्रदेश के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आज शहडोल में जो है 7वां इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो है रीजनल वाला वो आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत डिप्टी सीएम वो भी मौजूद थे और कई सारे उद्योगपतियों के साथ जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1-to-1 चर्चा करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज के इस कॉन्क्लेव से जो है 32,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव जो है वो मध्य प्रदेश सरकार को मिले हैं, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया गया था। अधिकारियों के द्वारा जो है ये प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था, जिसके बाद उद्योगपतियों को जब ये दिखाया जाता है तो कई जो बड़े ब्रांड है, चाहे अगर बात करें बिरला की, चाहे बात करें पतंजलि की, इन्होंने जो है करोड़ों के प्रस्ताव जो है वो मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं आने वाले समय में जो GIS होना है, जो कि भोपाल में आयोजित होना है, उससे पहले लगातार मोहन सरकार जो है अलग अलग जिलों में जाकर के रीजनल कॉन्क्लेव कर रही है, ताकि अधिक से अधिक उद्योग को जो है मध्य प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए। और इसी कड़ी में जो है आज 7वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित किया गया था, जिसमें कि मिनरल से लेकर के जो तमाम सारी खनिज संपदाएं मध्य प्रदेश में मौजूद है, उसका उपयोग करके किस तरीके से उद्योगपति जो है आगे काम कर सकते हैं, इसको लेकर भी जो है तमाम सारी तैयारियां जो है वो सरकार ने की है। और सस्ते से सस्ते दर पर जो है इन उद्योगपतियों को जमीन भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। और बात करें तो इससे हजारों रोजगार जो है वो पैदा होंगे। सीधे तौर पर प्रदेश के जो युवा है उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी है। आने वाले समय में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, जिसका शुभारंभ करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और उससे पहले जो है मोहन सरकार पूरी तैयार होना चाहती है। अलग अलग जिलों में जो है ये कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक करोड़ों के प्रस्ताव जो है सरकार को मिल चुके हैं और आने वाले समय में भी अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे तो कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है विदेश दौरे पर भी जा रहे हैं और तीसरा विदेश दौरा भी उनका जापान का होने वाला है। यानी देश के अलावा विदेशों से भी जो है अधिक से अधिक प्रस्ताव मिले और अधिक से अधिक रोजगार और उद्योग जो है वो मध्य प्रदेश में लगे, इसके लिए लगातार मोहन सरकार काम करते हुए नजर आ रही है। और जिस प्रकार से हमने देखा यूके और जर्मनी से 78,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव मिला था, तो अब जापान से भी उम्मीद है कि करोड़ों के प्रस्ताव मिलेंगे और जापान की जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के जो है अपना उद्योग भी स्थापित करेगी और भारत में जापान की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी काम होगा। लेकिन इसको जिला स्तर पर किस तरीके से लागू किया जा सके, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है अलग अलग जगहों पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं और जिले के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रंजन आपने, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक सियासी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। सियासी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आ सकते हैं। कार्यक्रम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन होगा और आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम कर ही रही है और संविधान को लेकर आपको याद होगा जो बहस संसद के दोनों सदनों में देखने को मिली थी, अब वो बहस सदन से बाहर आ गई, सड़क पर पहुंच गई और सड़क पर जनता के साथ नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से बताया जा रहा है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस अपने अभियान की शुरुआत जहां 26 तारीख से करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम का समापन 26 को होगा। और ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं प्रबुद्ध जन वर्ग सम्मेलन की, ये 25 जनवरी को आयोजित हो सकता है।
अब आप कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं सुनिए। जहाँ तक इसका सवाल है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये एक सत्य है और इस पे हमारा अभियान चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से संविधान का माहौल ये विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी और इनके नेता राहुल गांधी उड़ाते आ रहे हैं, तो ये सम्मेलन और ये प्रबुद्ध जन यात्रा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जनता के बीच जनता को इस चीज़ का विश्वास दिलाना आवश्यक हो जाता है कि संविधान ही मूलभूत है और उसी के अनुसार ये देश चलेगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने कल जो अपना वक्तव्य दिया कि भारत के अगेंस्ट वो अपनी लड़ाई जारी करना चाहते हैं, तो ये उनकी मानसिकता दिखा रहा है। ये एक ढोंग है और भाजपा की आला कमान, जो वरिष्ठ उनका नेतृत्व है, उसको डर लग गया है। डर इसलिए लगा है कि उनको वोट जाने का खतरा है। उनकी सारा जो दिमाग चलता है राजनीति में, वोट तक चलता है। अगर वाकई में संविधान का और बाबा साहब का सम्मान करते तो शायद आज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो संसद में दिए गए भाषण पे अपने माफ़ी मांग लेते। संसद में अपमान करते हैं और बाहर कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी के कार्यक्रम से, हमारी रैली से डर लग गया है। सिर्फ और सिर्फ डर है, इसलिए सम्मान करने का एक ढोंग दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता ने इतना साहस नहीं दिखाया। जब अमित शाह जी ने पूरे भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया तो उसके ऊपर कोई खेद प्रकट कर लेता। तो ये आंसू दिखाने की और हैं, कुछ और चीज़ें अंदर हैं। सब कुछ दिख रहा है, जनता बड़ी समझदार है। और चलिए सीधे रुख करते भोपाल का। रंजन लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अब रंजन, इसे क्या कहेंगे? तू डाल डाल तुम्हें पात पात वाली कहावत हो या नहले पे दहला हो, वो बड़ा फिक्स साबित हो रहा है। बीजेपी इंस्टेंट वर्क करना जानती है और दूसरी पार्टी से पहले भी करना जानती है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से ये सियासत जो है संविधान को लेकर के चल रही है, तो उसी के तहत जो है अब दोनों पार्टियां जो है अलग अलग कार्यक्रम जो है वो पूरे प्रदेश भर में आयोजित कर रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम जो है वो पूरे प्रदेश भर में आयोजित कर रही है, जिसमें कि तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि है वो अलग अलग स्तरों पर जो है शामिल हो रहे हैं। चौपालें लगाई जा रही है, संगोष्ठी का जो है वो आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत सांसद, विधायक से लेकर के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और जनता के साथ जो है सीधा संवाद करने का काम कर रहे हैं। संविधान को लेकर के जिस तरीके से एक सियासत जो है वो लगातार जारी है, तो ऐसे में कांग्रेस भी जो है 26 जनवरी से जो है एक यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो राहुल गांधी समेत जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो भी महू में शामिल होंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो जन्मस्थली है और वहीं से कांग्रेस इस आयोजन का जो शुभारंभ करने जा रही है। लेकिन उससे पहले बीजेपी जो है लगातार नए नए दांव जो है वो खेलते जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने अभी फिलहाल संविधान गौरव दिवस यात्रा निकाला है, जिसके तहत तमाम सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो अब जो है बीजेपी के जो दो वरिष्ठ नेता है, अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की, तो वो जो है अब मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं और कांग्रेस के आयोजन से पहले एक बड़ा दौरा कह सकते हैं दोनों केंद्रीय मंत्री का होगा, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भोपाल में रहेंगे और जेपी नड्डा जो है जबलपुर पहुंचेंगे और वहां पर जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है उसमें भी सम्मिलित होंगे और संविधान पर जो एक विस्तृत चर्चा हो रही है उस पर भी संवाद करेंगे और जनता के साथ किस तरीके से आगे सरकार काम कर रही है इसको लेकर भी जो है। चलिए, सियासी बयानबाजियां तो आना शुरू हो गई हैं। अब ये प्रबुद्धजन सम्मेलन किस तरह से होगा ये हम देखेंगे। रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक खबर से भी आपको जागरूक कर देते हैं। वैसे तो जागरूक करने प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे और यहां पर सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ भी किया। प्रदेश की जनता को साफ तौर पर संदेश भी दिया। संदेश इस बात का कि आप जब भी गाड़ी चलाइए तो जो ट्रैफिक नॉर्म्स होते हैं, बेसिक ट्रैफिक नॉर्म्स, जिसमें टू व्हीलर जो व्यक्ति चलाता है उसे हेलमेट पहनना चाहिए, किसी भी प्रकार से ओवरटेक मत कीजिए, गाड़ी ऐसे बिल्कुल भी मत चलाइए जिससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो, समस्या हो। और यही जागरूकता का संदेश देते हुए देखिए आप तस्वीरों में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्वयं हेलमेट भी लगाया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि कृपया आप ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर कीजिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, हम लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार सजग है राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर और यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ख्याल भी रख रहे हैं जनता का।
एक बेहतर मुखिया का जो कार्य होता है, क्या वो हम कह सकते हैं कि सीएम साय करते हुए नजर आ रहे हैं? खासतौर से ये लोगों के प्रति है। निश्चित तौर पर देखिए, देश भर में जो सड़क दुर्घटना के मामले सामने आते हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सड़क दुर्घटना के मामले सामने आते हैं, इन मामलों को लेकर सरकार लगातार जागरूकता अभियान जो है वो चलाते रहती है। और इसी कड़ी में अभी देश भर में 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर किसी भी तरह से दुर्घटना से बचने के लिए कैसे वाहन चलाना है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए जो एक बड़ी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बड़े अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं शामिल हुए और राजधानी रायपुर में सीएम साय ने स्वयं हेलमेट लगाकर जो है दोपहिया वाहन चलाकर जो है जागरूकता करते हुए लोगों को संदेश दिया है कि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका सब परिवार सुरक्षित रहेगा। और ऐसे में वाहन चलाते समय जो नियम है यातायात के, चाहे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का नियम हो या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने का नियम हो, इन नियमों का पालन करें ताकि जो वाहन चालक है वो भी सुरक्षित रहे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। इसीलिए एक बड़ा संदेश सीएम साय ने दिया है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो वाहन चालक होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते और दुर्घटना में उनकी जानें चली जाती है। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंता भी जताई है कि ऐसे घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी है। और इसीलिए आज 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए और स्वयं सड़कों पर, खुले सड़क पर वाहन चलाकर हेलमेट लगाकर उन्होंने दोपहिया वाहन चलाया और एक बड़ा संदेश सीएम साय ने दिया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक और सियासी खबर की। तो खबर ये है साहब कि कवासी लखमा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, बड़े आदिवासी नेता हैं, लेकिन ईडी ने उनको जिस प्रकार से गिरफ्तार किया, कवासी लखमा की गिरफ्तारी का विरोध हमने देखा। अब इस विरोध की कड़ी में शामिल हो गए हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव, जिन्हें हम बाबा के नाम से जानते हैं। ये उन्होंने पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है। उनका ये कहना है कि कवासी लखमा जी की जो गिरफ्तारी है वो भारतीय जनता पार्टी की कुख्यात द्वेषपूर्ण राजनीति का उदाहरण है। ये बात टीएस सिंहदेव कह रहे हैं। टीएस सिंहदेव ये भी कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और काबिलियत पर से देश का विश्वास अब खत्म हो चुका है। टीएस बाबा ने इस तरह से कवासी लखमा को निर्दोष बताया तो बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। टीएस बाबा का यह भी कहना है कि संघर्ष के समय में हम सभी और हमारे साथी कवासी लखमा जी के साथ खड़े हुए हैं। तो कवासी लखमा की दरअसल गिरफ्तारी क्यों हुई, पहले हमें यह समझना होगा। कवासी लखमा को ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने दरअसल इसलिए गिरफ्तार किया, उन पर आरोप ये लगा है कि जो शराब घोटाला मामला है, आबकारी घोटाला जो हुआ, उसके कहीं ना कहीं उसके सबसे मेन और मिड पॉइंट पर अगर कोई व्यक्ति थे तो वो तत्कालीन आबकारी मंत्री। जब तत्कालीन आबकारी मंत्री कौन, यानी कि कवासी लखमा। भूपेश बघेल की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, और कवासी लखमा के जिम्मे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी, जिसमें आबकारी विभाग शामिल था, जिसमें उद्योग विभाग भी शामिल था। अब ये महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और आपको ये भी याद होगा कि एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर और 2 और उद्योगपतियों की भी गिरफ्तारी हुई थी। अब हम पूरी कहानी आपको बता चुके हैं। ताज़ा अपडेट हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। जी शिवम, इस गिरफ्तारी पर जो सियासत जारी है, जरा इसके दृष्टिकोण को हमारे दर्शकों को बताइए। अभी कब तक इस तरह के अनवरत बयान जारी रहेंगे सियासत में?
जी बिल्कुल, देखिए कल देर शाम गिरफ्तारी हुई है कवासी लखमा की, और उसके साथ ही जब पूछताछ के लिए तीसरी बार कवासी लखमा पहुंचे थे ईडी के जोनल ऑफिस में, तब से ही कांग्रेस लगातार बयानबाजियां शुरू कर चुकी थी। और जैसे ये खबरें साफ हुई कि कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने उन्हें 21 तारीख तक यानी 21 जनवरी तक की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। उसके बाद बयानबाजियों में और तेज आ गया है, और इस चीज़ को लेकर के दिल्ली में जो नेता थे वो भी लगातार बयानबाजी करते हुए ये बता रहे थे कि कवासी लखमा के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और ये जो फंसाने की जो साजिश चल रही है इसे पूरी तरीके से नाकाम किया जाएगा। यानी कि कवासी लखमा को लेकर के कांग्रेस का जो आरोप है वो सीधा साधा सा है, जो कि लगभग 2 साल की कार्रवाई के बाद एक जो निष्पक्ष जांच को लेकर के जो आरोप निकलकर सामने आ रहे थे वही आरोप अभी भी लग रहे हैं, और यही बताया जा रहा है कि कवासी लखमा को फंसाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो ये कह रही है, डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया था और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि ईडी अपने साक्ष्य के हिसाब से जांच को आगे बढ़ा रही है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और रेड की कार्रवाई की जा रही है, वहाँ पे जो साक्ष्य मिल रहे हैं, यानी कि जो साक्ष्य मिल रहे हैं पहले उनकी पुष्टि की जा रही है, और पुष्टि के बाद जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसा कि कवासी लखमा के साथ किया गया। तो ये बीजेपी के आरोप है। लेकिन कल एक बड़ा दावा ईडी के वकील ने किया था, और ईडी के वकील जब कवासी लखमा को लेकर के जो 21 तारीख तक की रिमांड कवासी लखमा की सौंपी गई है, उसमें ये कहा गया है कि पूरा ये जो इनके पास पैसा जो पहुंचता था, जो शराब घोटाला मामले में जितना भी इनके पास पैसा पहुंचता था, जो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता था, उससे इन्होंने कांग्रेस भवन बनवाया है, उससे अपने बेटे का घर बनवाया है। यानी कि जो प्रॉपर्टी थी वो कवासी लखमा ने कहीं ना कहीं इस अवैध जो पैसे आए थे अब एक जानकारी ये भी हमारे दर्शकों को दे दीजिए, क्योंकि बीएसटीवी इस खबर पर कई दिनों से अपने सभी दर्शकों को ताजा अपडेट जानकारी सब बता रहा है। हमें हमारे दर्शकों को ये भी अब आप बताइए कि क्या इस अब गिरफ्तारी के तार तत्कालीन सरकार के मुखिया तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ हमने दिल्ली में भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो क्या तत्कालीन सरकार के मुखिया तक ये गिरफ्तारी के तार पहुंच जाएंगे? अगर सियासत की बात करें विवेक, तो बिल्कुल वो तार सियासत के जो हैं भूपेश बघेल से जुड़ चुके हैं। कल से बयान सामने आ रहे थे। आज सुबह जब वन मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं केदार कश्यप, उन्होंने भी बयान देते हुए ये बताया था कि पूरे तार जो है पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ रहे हैं। भूपेश बघेल के शासनकाल में कार्यकाल में पूरा ये घोटाले को अंजाम दिया गया, और कहीं ना कहीं इस घोटाले की बड़ी एक रकम दिल्ली तक भी पहुंची थी, आला कमान तक भी पहुंची थी, और जितने भी भूपेश बघेल के करीबी हैं वो सब अब जेल में है, और कहीं ना कहीं अब बहुत जल्दी भूपेश बघेल के ऊपर भी जांच हो सकती है। ये जो कयास थे, ये संकेत थे, वो बीजेपी ने सियासत में तो उछाल दिए, लेकिन अभी जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा शिवम आपने। लगातार इस खबर से जुड़ा तमाम जानकारी, तमाम पहलू हम हमारे दर्शकों तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद क्या अब अपने अंतिम कड़ी में है? क्योंकि 3 बड़ी बात, नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, या मारे जा रहे हैं, और या फिर गिरफ्तार हो रहे हैं। और आपको यह भी बता दें, बीजापुर में दरअसल जिस प्रकार की घटना हुई थी, उस घटना के बाद से नक्सलवाद को लेकर लगातार प्रहार भी हो रहा है। अब ये जो ताजा मामला कोंडागांव से सामने आया है, जिसमें 5 लाख के इनामी नक्सली ने शासन की नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। गिंजरू राम उसेंडी इनका नाम है, और ये 1998 से अलग अलग नक्सल संगठनों में सक्रिय थे। हमारे सहयोगी कुलजोत फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी कुलजोत, कितना बड़ा एक हम कह सकते हैं नक्सलवाद को खत्म होने की जो लगातार तस्वीर सामने आ रही है, उसमें ये 5 लाख के इनामी का भी सरेंडर सामने आया है। जी विवेक जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार की योजना है नियत नीलानार, उससे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। और यह सबसे बड़ा विषय यह भी है कि जो पुराने कॉरिडोर के नक्सली हैं, लगातार कोंडागांव जिले में यह तीसरा मामला देखने को मिला है कि अभी महीना पूरा नहीं हुआ है जनवरी का, और लगातार 3 नक्सली जो बड़े बड़े इनामी नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती रहती है सरकार के लिए, साथ में जवानों के लिए। जवान जो मुस्तैद होकर जंगलों में अब मुकाबला करते हैं नक्सलियों का, और एक
सरकार जो है योजनाएं चलाती है और उसके तहत लोगों को उन योजनाओं में बिल्कुल, जोड़ने बिल्कुल। का प्रयास करती है। और बिल्कुल उस सही पर कहा कुलजोत आपने, तमाम योजनाओं से ही प्रभावित होकर नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। ये अच्छी खबर है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।